नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और मैं हूं दीपक यादव। फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है और बीते 2 साल बाद इस बार का फेस्टिव सीजन ऐसा है कि जब पूरा बाजार दिल खोलकर बेसब्री के साथ ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। हर सेक्टर को इस फेस्टिव सीजन से तमाम उम्मीदें हैं। तो प्रॉपर्टी मार्केट इस बार कैसी उम्मीदें कर रहा है, क्योंकि बीते 1.5 साल में घरों की बिक्री में जिस तरह के आंकड़े देखने को मिले हैं उनसे आगे अच्छे संकेत तो मिल ही रहे हैं, लेकिन कुछ बाधाएं भी हैं जिनका जिक्र जरूरी है। तो इस फेस्टिव सीजन प्रॉपर्टी मार्केट के लिए क्या ट्रिगर्स हैं, क्या हर्डल्स हैं, उन पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। अफोर्डेबल हाउसिंग में काफी शानदार काम किया है प्रदीप जी ने। वरुण गुप्ता हमारे साथ हैं, डायरेक्टर आशियाना हाउसिंग, सीनियर हाउसिंग में काफी बड़ा नाम है। रवि सिन्हा हमारे साथ हैं, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। और आशीष नारायण अग्रवाल हैं, फाउंडर एंड सीईओ प्रॉपर्टी पिस्टल। तो आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। प्रदीप जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा। बीते 1.5 साल में हमने हाउसिंग में शानदार बिक्री देखी है। इस बार कैसी उम्मीद कर रहे हैं और क्या ट्रिगर्स हैं जो बिक्री को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो फेस्टिव सीजन है वो इस बार भी बहुत बेहतर रहने वाला है। इवन मैं फेस्टिव सीजन को थोड़ा सा और अगर थोड़ा सा यानी बढ़ाऊं तो मुझे लगता है ये फेस्टिव सीजन पिछले 6 मंथ से ऑलरेडी चालू हो चुका है, क्योंकि आप देखें कि पिछले 6 महीने में जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं, और जिन लोगों ने भी अपने घरों को बुक कराया है उन्होंने कहीं न कहीं उसमें एक पैसा कमाया है या प्राइजेज़ वहाँ से बढ़ गए हैं। तो जो फेस्टिव सीज़न में लक्ष्मी जी आनी चाहिए, वो ऑलरेडी उनके पास उनके घर के जो प्राइस बढ़ गए हैं उसके रूप में आ चुकी है। और मुझे लग रहा है कि ये फेस्टिव सीज़न भी और कुछ ना कुछ बेहतर करने वाला है। रीज़न बहुत सिंपल है कि जो घरों की डिमांड है, वो पिछले 1 साल से ऑलरेडी अपने एक टेक ऑफ को ले चुकी है। लेकिन क्या है कि जैसे-जैसे प्राइसेज़ बढ़ रहे हैं, थोड़ा-सा लोगों के लिए कहीं न कहीं फिर खरीदना एक चैलेंज बनता जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज की डेट में जो कस्टमर है, बहुत एग्रेसिव हैं खरीदने के लिए, और ये डिमांड इस फेस्टिव सीज़न के बाद भी चलती रहेगी। मेरा अगला सवाल वरुण जी आपसे होगा। एनसीआर में सेल और एप्रिसिएशन में बढ़ोतरी हुई है। एनारॉक की रिपोर्ट के मुताबिक यमुना एक्सप्रेस वे में 2019 से 38% की बढ़ोतरी देखने को मिली है एप्रिसिएशन में। ट्रिगर्स तो प्रदीप जी ने बता दिए, लेकिन रॉ मटेरियल के भाव, बढ़ती ब्याज दरें चिंता भी बढ़ा रही हैं। तो घरों की बिक्री में हर्डल्स क्या देख रहे हैं आप? सब मैं भी बहुत बुलिश हूँ। मेरे को बिक्री के हर्डल्स बहुत दिख नहीं रहे हैं अभी जो सिचुएशन हो रखी है। आई थिंक ओवरऑल जो इनकम रेशियोज हैं, प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम रेशियोज जो हो रखे हैं इंडिया में, वी आर एट एन ऑल टाइम बेस्ट। तो मेरे को जितने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीजेस भी हैं वो भी कस्टमर्स को पास ऑन होने में दिक्कत नहीं दिख रही है आज के दिन। जिस टाइप से आई वुड से ऑल टाइम लो रियल एस्टेट प्राइसेस हैं एज अ प्रोपोर्शन ऑफ एनुअल इनकम ऑफ पीपल। बहुत ज़्यादा टाइम करेक्शन हुआ है ओवर द लास्ट 7-8 years इन रियल एस्टेट। तो आगे के लिए मेरे हिसाब से ओवरऑल मार्केट में सेल्स और प्राइस इंक्रीजेस दोनों ही अपार्टमेंट्स में अच्छी रहेंगी। रवि जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। एनसीआर के 2 दिग्गज डेवलपर्स का अनुमान सुना आपने। आपका अनुमान क्या कहता है, इस फेस्टिव सीजन प्रॉपर्टी मार्केट किस तरह से रिएक्ट करने वाला है? बात इस फेस्टिव सीजन की नहीं है। मैं इस सेक्टर को 1 दशक से ज्यादा देख रहा हूं। जब भी फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है तो इंडस्ट्री नैरेटिव काफी बुलिश होता है, लेकिन इंडस्ट्री नैरेटिव जितना बुलिश होता है पोस्ट फेस्टिव जो सेल्स के एक्चुअल फिगर्स होते हैं वो उसमें अक्सर रिफ्लेक्ट नहीं करता है। मुद्दा ये नहीं है कि पेंट अप डिमांड है या नहीं, मुद्दा ये है बायर की अफोर्डेबिलिटी इस समय है या नहीं है। लोगों के जॉब लॉसेज हुए हैं, सैलरी कट्स हुए हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत बुलिश होने की जरूरत है, मुझे लगता है रियलिस्टिक होने की जरूरत है। एक और इंडस्ट्री नैरेटिव बार बार दी जा रही है कि एनआरआई बायर्स मार्केट में आ रहे हैं। देखिए, एनआरआईज को मैं 2 लेवल पे देखता हूं। एक वर्किंग क्लास एनआरआई है जो पेचेक टू पेचेक लाइफ लीड कर रहा है, उसकी जॉब्स छूटी है, वो वापस आ रहा है। दूसरा एफ्लुएंट एनआरआई है। जो एफ्लुएंट एनआरआई है वो इस देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड में देख चुका है, वो ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है।
तो अगर हम पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी को देखें, स्टैटिस्टिक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स जितने निकल कर आ रहे हैं वो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स की तरफ से आ रहे हैं। जब हम ग्राउंड लेवल पर सर्वे करते हैं तो ज्यादातर बायर मुझे बहुत डिस्ट्रेस में दिखता है। सेकेंडरी मार्केट में एक सर्टेन लेवल पर डिस्ट्रेस सेल भी दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस फेस्टिव सीजन कोई बहुत बुलिश मार्केट ट्रेंड होगा। हाँ, अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज आ जाएं जिससे कि बायर का थोड़ा सा जो फेंस सिटिंग बायर है उसको मार्केट में लाया जा सके, तो शायद थोड़ा फर्क पड़ सकता है। मेरा अगला सवाल आशीष जी आपसे होगा। आप मुंबई, बेंगलुरु समेत पश्चिम भारत के प्रॉपर्टी मार्केट को बेहतर समझते हैं। आपको वेस्टर्न और साउथ जोन में इस फेस्टिव सीजन किस तरह की उम्मीदें दिख रही हैं? मैं एग्री करूंगा कि हाँ ठीक है, इंडस्ट्री से हम आ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट मैं आपसे फैक्ट्स और फिगर्स की बात करूंगा। अगर मैं अपनी सेल्स में ग्रोथ देखता हूँ, भी महीने के हम लोग ऑलमोस्ट 450 से 500 फ्लैट्स बेचते हैं अक्रॉस इंडिया। लास्ट 12 महीने में वी हैव सोल्ड सम 6000 वर्थ करोड़ ऑफ इन्वेंट्री। तो मैं ओवरऑल अगर मैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ की बात करूं तो जून लास्ट ईयर वर्सेस जून दिस ईयर में मेरे को 80% ग्रोथ दिखी है। जुलाई लास्ट ईयर वर्सेस जुलाई दिस ईयर में मेरे को 60% ग्रोथ दिखी है अपने बिजनेस में इंटरनली। ठीक है। अब अगर मैं एनआरआई सेगमेंट की बात करूं तो हमारा दुबई में ऑफिस है, अबू धाबी में, कतर में ऑफिसेज है। तो मैं बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड देख रहा हूं एनआरआई मार्केट से इन हाउस। अपने मुंबई और बाकी सिटीज में भी हमारा ऑफिस, नोएडा, गुड़गांव, लखनऊ में भी हमारे ऑफिसेज है। तो मैं अक्रॉस इंडिया ये डिमांड देख रहा हूँ एनआरआई में भी। अगर इन टर्म्स ऑफ फेस्टिव सीजन की अगर मैं आपको बताऊं तो वी आर वेरी बुलिश इन ऑन Q3 एंड Q4। मतलब Q3 और Q4 जो अपना सितंबर इंक्लूड करके मैं बोलूंगा कि सितंबर से लेके पूरा मार्च तक, जैसा कि प्रदीप सर ने बोला कि ये सिर्फ फेस्टिव सीजन की बात नहीं है, ये एक्सटेंड करेगा ईयर एंड तक। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से और उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह की पोजीशनिंग बड़े डेवलपर्स ले रहे हैं, जिस तरह की लॉन्च पाइपलाइंस हमको दिख रही हैं, सितंबर के बाद एक से एक लॉन्चेस अपने को मार्केट में आते हुए दिखेंगे। जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं उनके जो टारगेट्स हैं, 10,000 करोड़ की सेल हमने देखा लास्ट ईयर प्रेस्टीज ने अचीव करी। इस साल 10,000 के ऊपर जाने वाले मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 डेवलपर होने चाहिए। और ओवरऑल मतलब कहीं मेरे को कोई गैप नहीं दिखता है। और अगर Q1 की आप देखेंगे, अप्रैल में, जून, जुलाई तक भी थोड़ा मार्केट सेंटीमेंट डाउन था। सेंसेक्स में हमारे काफी मार्केट में ड्रॉप था। अभी सेंसेक्स भी बाउंस बैक कर रहा है। और ओवरऑल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर मैं देख रहा हूँ तो रेपो रेट उन्होंने थोड़ा बढ़ाया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसकी वजह से होम लोन्स थोड़े कॉस्टली हुए हैं। बट आप उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखेंगे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। अब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेजिंग पावर कम हो जाती है बायर की, वो एक बड़े तरीके से इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करता है। तो मैं रेपो रेट में जो माइनर इंक्रीज आरबीआई कर रहा है, मैं उसको बड़े पॉजिटिवली देखता हूँ। एंड आई थिंक वो माइनर इम्पैक्ट, और आजकल फ्लेक्सिबल रेट्स होते हैं तो वो माइनर इम्पैक्ट है, उतना बड़ा डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट नहीं होगा। वी आर वेरी बुलिश ऑन द सेक्टर, एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। प्रदीप जी, अफोर्डेबल हाउसिंग में सरकार की दखल और छूट के बाद शानदार बिक्री देखने को मिली है। ऐसे में इस सेगमेंट में अब कैसा रिस्पांस है और क्या वजह रही कि सरकार ने एक बार अफोर्डेबल हाउसिंग में को बंद किया, उसके बाद दोबारा छूट देनी शुरू कर दी? देखिए, एक तो ये जो गवर्नमेंट है इसके दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर है कि हर परिवार को एक घर मिलना चाहिए। क्या होता है कि आप ना घरों की डिमांड का स्ट्रक्चर देखें कि अगले 8 साल में जो घरों की डिमांड है लगभग 1 करोड़ 80 लाख के नियर अबाउट फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट है मेट्रो सिटीज के अंदर। एंड जो पर ईयर प्रोडक्शन है वो 5 लाख से भी कम है। आप ये बताइए ये नंबर्स कैसे पूरे होंगे जब हर साल एक यूथ जो है वो पढ़ के आता है और उसको एक अपना घर चाहिए होता है। वो घर नए कहाँ से आएंगे? क्योंकि आज की डेट में अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा दिए बिना गवर्नमेंट के टारगेट पूरे नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट बहुत पॉजिटिव है इन चीजों पे। आज जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को एक टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए रोका था, उसको फिर कैबिनेट ने लास्ट वीक अप्रूवल दे दी है कि अगले 2 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं उसे। और उससे कॉमन मैन को बहुत फायदा होगा। लगभग 2,67,000 रुपए के नियर अबाउट का एक जो बेनिफिट है सीएल स्कीम का वो उसे मिलने वाला है और एक कॉमन मैन के लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट है। दूसरी बड़ी बात, अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डिमांड है वो अबेंडेंट है। आज आप ये मान के चले कि जो भी नंबर ऑफ
प्रोडक्शन आ रहा है यूनिट, ये जो नए लॉन्चेज आ रहे हैं ये बहुत कम है, बहुत कम है। यानी आप ये मान के चलिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर हैं। जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। आज ये जो आपको जैसा आशीष जी ने बताया कि जो डिमांड है वो हर लेवल पर नजर आ रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो पिछले जून से इस जून का जो नंबर है बहुत ज्यादा हायर है। वो यही रीजन है कि जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और सप्लाई उसके सामने बहुत कम है। तो आज इशू ये नहीं है कि आप कितना बेच सकते हैं सामान, रीजन क्या है कि कितना सप्लाई कर सकते हैं। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो मुझे ये लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए है, क्योंकि इसका रीजन है इसमें जो बायर आ रहा है वो एंड यूजर है। सो हमें ये समझना पड़ेगा ये स्पेकुलेटर बायर नहीं है जिनको आज लेना है या कुछ तेजी के बाद बेचना है। तो जहां एंड यूजर आता है वहां पे एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आता है और उसे पता है उसे घर लेकर रहना है। तो आई थिंक सो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में अफोर्डेबल हाउसिंग तो एक ऐसा एरिया है जहां डिमांड कम होने का सवाल ही नहीं है। वरुण जी, इस फेस्टिव सीजन एनआरआई इन्वेस्टर्स का मूड क्या दिख रहा है? आपका ज्यादातर फोकस सीनियर हाउसिंग में है, ऐसे में वहां किस तरह का रिस्पॉन्स देख रहे हैं? सर बड़ा मुश्किल होगा कहना एनआरआईज का स्पेसिफिकली क्या है। हम लोग कोई सेपरेट ऑफिसेज नहीं रखते हैं टारगेटिंग एनआरआईज। मेरा इतना कहना है जनरली सीनियर हाउसिंग का डिमांड और जनरल हाउसिंग का डिमांड आज के दिन अक्रॉस द बोर्ड अच्छा है। मुझे कहीं ये नहीं दिख रहा कि किसी पॉकेट में कमी दिख रही है, किसी पॉकेट में ज्यादा दिख रहा है। अक्रॉस द बोर्ड सेक्युलर इंडस्ट्री अच्छा कर रही है। So I expect things to be good across the board as I see. I don't see any particular challenges in any particular pockets. रवि सर, लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय करेंसी कमजोर होती हुई दिख रही है। उससे क्या एनआरआईज का भारतीय रियल एस्टेट में निवेश बढ़ता हुआ दिखेगा? नहीं, मैं जैसा कि मैंने कहा, देखिए एनआरआईज को आपको दो सेगमेंट में रखना पड़ेगा। ये जो पे चेक टू पे चेक की लाइफ लीड करने वाले एनआरआईज हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका रुपया कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है। जिस सेगमेंट को फर्क पड़ता है वो सेगमेंट आज भी इंडिया से बाहर अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। और यहाँ पे शायद इंडियन रियल एस्टेट को थोड़ी सोल सर्चिंग की जरूरत है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि सीनियर हाउसिंग में एनआरआईज का इंटरेस्ट बढ़ा है या नहीं। एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम जब भी इंडियन हाउसिंग मार्केट की बात करते हैं हम टॉप 10 सिटीज की बात करते हैं। यही एक वजह है कि एक तरफ हम हाउसिंग शॉर्टेज की बात करते हैं, दूसरी तरफ 7 लाख से ऊपर के अनसोल्ड इन्वेंट्री की बात करते हैं। आपको अगर सीनियर हाउसिंग को एनआरआईज के लिए इंसेंटिवाइज करना है, आपको छोटे छोटे शहरों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि एनआरआईज में जो वापस आते हैं वो अपने होम टाउन में सेटल होना चाहते हैं। मैं आपको सर्टेन सिटीज का एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे जैसे कोची है, कोयम्बटूर है। ये वो शहर हैं जहां की सीनियर हाउसिंग का बहुत अच्छा अपटेक हुआ है। तो आप जब एनआरआईज की बात कर रहे हैं, और मैं जब एनआरआईज की बात कर रहा हूं, देखिए मैं एफ्लुएंट इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूं जो फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, जो एक पे चेक टू पे चेक लाइफ लीड करना वाले लोग हैं, जो वापस आकर आप कह लीजिए कि आसियाना हाउसिंग के 50 लाख के घर से लेकर के वो अंतरा के 2 करोड़ के सीनियर हाउसिंग के यूनिट्स में जाना चाहते हैं। ये वो सेगमेंट है जो अपने होम टाउन में जाना चाहता है। प्रॉब्लम ये है और आयरनी ये है कि हम एनआरआईज को जब देखते हैं हम इंडिया के टॉप 10 सिटीज में उनको फिट करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि हमारा एक तरफ हम हाउसिंग शॉर्टेज की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ स्टैंडिंग इन्वेंट्री की बात करते हैं। आशीष जी, किस सेगमेंट और किस प्राइस बैंड में डिमांड ज्यादा दिख रही है? साथ ही वो इस फेस्टिव सीजन में सेल में कन्वर्ट होता दिख रहा है क्या? सर डिमांड की जैसा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पैनलिस्ट ने बोला है कि अक्रॉस द सेगमेंट डिमांड है। मतलब अगर मैं जुलाई महीने की बात करूं तो 20 करोड़ के भी अपार्टमेंट बिके हैं और 40 लाख के भी अपार्टमेंट बिके हैं। ठीक है। अब साउथ मुंबई का अगर आप मार्केट देखेंगे, अभी गोदरेज ने कनॉट प्लेस करके, कनॉट प्लेस में गोदरेज का एक प्रोजेक्ट आया था, उसमें 20-20 करोड़ के अपार्टमेंट भी बिके हैं लास्ट मंथ में। एनआरआई से भी बिके हैं, डोमेस्टिक में भी बिके हैं। अभी साउथ बॉम्बे में लोधा का महालक्ष्मी करके एक बड़ा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुआ है जिसका लास्ट वीकेंड उसकी बुकिंग चालू हुई है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है ओवरऑल। उसमें आप एग्रीमेंट वैल्यू समझिए करीब 6-7-8 करोड़ के ऊपर की है। तो बड़े सेगमेंट में भी बहुत अच्छी डिमांड है और छोटे सेगमेंट में तो डिमांड कभी गई नहीं है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो एवरेज, अगर हमारा कंपनी का अगर मैं देख रहा हूँ तो एवरेज हमारा एग्रीमेंट वैल्यू आ रहा है 90 लाख रुपीज का।
और उसमें भी अगर मैं देखूं तो मतलब ये हमारा एवरेज एग्रीमेंट वैल्यू आ रहा है आज के दिन। बिल्कुल चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और देखेंगे कि फेस्टिव सीजन में और क्या कुछ अहम मुद्दे हैं और क्या कुछ अहम बातें हैं जिनको करने की जरूरत है। छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं कि इस फेस्टिव सीजन घरों की बिक्री कैसी रहने वाली है, मार्केट का मूड कैसा है, सेंटिमेंट कैसा है, क्या ट्रिगर्स हैं और क्या हर्डल्स हैं। इस पर चर्चा जारी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्रदीप जी, हाउसिंग फॉर ऑल कितना प्रतिशत सफल हुआ है और इसे पूरी तरह से सफल होने में क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, हाउसिंग फॉर ऑल एक ऐसी उम्मीद बनी है इस देश के अंदर। लोग इससे पहले खास करके ऐसे एरिया में जहां घरों की कीमत बहुत ज्यादा है, ऐसे एरिया में अगर सस्ते मकान चाहें तो पहले पॉसिबल ही नहीं था। तो मुझे लगता है हाउसिंग फॉर ऑल ने कम से कम ये उम्मीद जगाई कि ऐसे लोग भी शहरों में भी रह सकते हैं अफोर्डेबल घरों को लेके। अगर दिक्कतों की बात करें तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट आपके माध्यम से और भी जितने पैनल हैं उनके माध्यम से, ये मैं हमेशा कहता रहता हूं कि कॉमन मैन के लिए एक एक पाई की कीमत बहुत ज्यादा है। आज जो बड़े घर हैं उनके अंदर अगर कुछ पैसा ज्यादा जाता है तो शायद उनके लिए वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर मुझे लगता है गवर्नमेंट को ध्यान देने की जरूरत है। खास करके स्टैम्प ड्यूटी, अफोर्डेबल हाउसिंग पर स्टैम्प ड्यूटी को गवर्नमेंट को अगर वो उनको किसी तरीके से ऑलमोस्ट निल कर सकें तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, जो अभी तक शायद इसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा पाया है। दूसरी बात, जो इसके ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग में लगने वाले जो मटेरियल हैं और जो नॉर्मल जो हाउसिंग है उसमें लगने वाले मटेरियल है, उनकी जो जीएसटी है वो सेम रही है। तो मुझे लगता है जो मटेरियल के अंदर जो गैप है, क्योंकि जीएसटी बहुत ज्यादा है। आज अगर सीमेंट स्टील की बात करें तो स्टील पर लगभग 18% का जीएसटी लग रहा है और 28% सीमेंट पर हम जीएसटी पे कर रहे हैं। वो शायद मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। तो कुछ ऐसे एरिया में काम करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जिन्हें घरों की जरूरत है। और गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि जो उम्मीद जगाई है लोगों को, लगभग 1,20,00,000 के नियर अबाउट घर हैं जो उनके सैंक्शन हुए हैं या उनको डिलीवर हुए हैं या अंडर प्रोसेस हैं। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है इसका एक फायदा भी होने वाला है कि एक कॉमन मैन अपने मकान में जा सके। प्रदीप जी, एक और सवाल मेरा आपसे ये होगा कि सिग्नेचर ग्लोबल क्या एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, आगे की क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी? देखिए, जैसा कि कंपनी फोकस्ड है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेके और फ्यूचर में भी अगले 5 साल तक कंपनी का फोकस अफोर्डेबल हाउसिंग स्पेसिफिक में रहने वाला है। अगर आप कंपनी के ओवरऑल टिकट साइज की बात करें आज तक के एवरेज की, तो वो लगभग 30 लाख रुपए के नियर अबाउट का टोटल साइज होगा हमारा। और आज तक लगभग कंपनी 35,000 के नियर अबाउट फ्लैट लॉन्च कर चुकी है, जिसमें कोर अफोर्डेबल हाउसिंग जिसकी हम बात करें तो लगभग 24,000 से ज्यादा यूनिट लोगों को हमने 25 लाख रुपए या उसके सराउंडिंग में लोगों को दिए हैं। और आने वाले वक्त में भी फोकसली हम अफोर्डेबल हाउसिंग करने वाले हैं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि इस दिल्ली एनसीआर में, वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जिनमें अफोर्डेबल हाउसिंग आने वाले वक्त में बन सकती है। तो सिग्नेचर ग्लोबल वहां एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देख रही है। मुझे लगता है कि 2030 तक का जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो सिग्नेचर ग्लोबल मुझे लगता है फोकसली जो हमारा वे चल रहा है, अच्छा खासा नंबर हम लोगों को दे सके, लोगों पे जो छत का एक सपना है उसको पूरा कर सके। वरुण जी, एक्सपेंशन प्लान की अगर हम बात करें तो उसको लेकर आगे आपकी क्या कुछ योजनाएं हैं? मैम सर, एक तो सीनियर हाउसिंग को लेके हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं दीपक जी। भिवाड़ी में नया प्रोजेक्ट है, हमने चेन्नई में 2 नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, पुणे और बॉम्बे के बीच में एक वराली एरिया, उधर एक नया प्रोजेक्ट लिया है। तो सीनियर हाउसिंग के काफ़ी, सीनियर लिविंग के 4 प्रोजेक्ट्स और मिला के करीब 40 लाख फुट से ज़्यादा है सीनियर लिविंग, जितना हमने कभी पहले इतना
सीनियर लिविंग एक साथ लॉन्च नहीं करा है, तो ये 12 से 18 महीने में मेरे को लगता है एक एक करके प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, भिवाड़ी का सबसे पहले। और जनरल हाउसिंग के लिए भी हमने अभी पुणे में और गुड़गांव में बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं, हमने जयपुर और जमशेदपुर में भी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए। तो हमारा थोड़ा फोकस जयपुर गुड़गांव में अभी ज्यादा रहेगा एज अ कंपनी इन नॉर्मल हाउसिंग, और सीनियर लिविंग भिवाड़ी चेन्नई पुणे में फोकस करेंगे। यानी पूरी चर्चा में एक बात साफ है कि डेवलपर्स काफी बुलिश हैं इस बार, जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं कि ये पूरा साल ही फेस्टिव सीजन जैसी बिक्री दिखा रहा है, क्योंकि डिमांड लगातार बनी हुई है। अभी भी प्राइस काफी बेहतर है घर खरीदने के लिहाज से, लेकिन बड़ा सवाल है कि जैसा सेंटिमेंट दिखता है फेस्टिव सीजन में वैसा कन्वर्ट होता है क्या। एनआरआईज का फोकस बढ़ता हुआ दिख सकता है, हालांकि असल तस्वीरें सामने आएंगी फेस्टिव सीजन के बाद। बाकी प्रदीप सर, वरुण जी, रवि सर और आशीष जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। आज के शो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले शो में प्रॉपर्टी जगत की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।